आई वेलकम इंडिविजुअल लोग। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स या ग्रुप ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टर बोर्ड, इस सबको हम डिस्कस करेंगे आज एज पर द कंपनी लॉ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टर, तो डायरेक्टर की पोस्ट क्या होती है, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर क्या होती है, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। तो कंपनी के लिए जो बात करी, तो कंपनी क्या है? कंपनी एक तरह से एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। अब ये कंपनी अपने आप से तो रन हो नहीं सकती। तो इसको रन करने के लिए कंपनी के मतलब पहली चीज़ तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं हमारी। पहली चीज़ होती है मैनेजमेंट, मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर। दूसरे हमारे होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, ठीक है? कंपनी को चलाने के लिए जो हमारे क्या होता है, एडमिन होता है या डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है? तो इनका काम होता है कि जो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक? कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी ने अपना ऑब्जेक्टिव बताया है कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कंपनी को बनाने का, कंपनी को। तो इन ऑर्डर टू इनेबल ए कंपनी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव उसने एमओयू के अंदर बताया है, वो उस ऑब्जेक्ट को क्या है हमारा अचीव करने के लिए जो भी हमारे को नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इसके लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाता है, जो इसका काम क्या होता है, डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरवाइज द अफेयर ऑफ कंपनी और फॉर्मुलेट पॉलिसी। पॉलिसी फॉर्मुलेट किसके अकॉर्डिंग की जाती है, ताकि वो जो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, उसको हासिल किया जा सके, उसको हम प्राप्त कर सकें। इसके लिए हमारा क्या बनाया जा रहा है, ये डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं। अगले हम देखते हैं पावर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। अब कंपनी को मैनेज कैसे किया जाएगा, कैसे कंपनी को चलाया जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, वो सारी पावर हमारी किसके पास रहती है, डायरेक्टर के पास रहती है। अब इन्हीं डायरेक्टर्स का एक बोर्ड होता है, मतलब एक डायरेक्टर नहीं होता है, नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं, और इन्हीं डायरेक्टर का एक बोर्ड होता है। जिसे बोलते हैं हम, ये जो डायरेक्टर होते हैं ये हमारे होते हैं, मेंबर्स होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब जो डायरेक्टर का बोर्ड है, उसके जो डायरेक्टर होते हैं मेंबर होते हैं, और इन नंबर ऑफ डायरेक्टर से मिलकर हमारा बनता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक? और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो मेंबर होते हैं वो यही डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हमारा एक न्यूक्लियस है, ठीक है? जिसमें हम क्या सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन एक्ट, ठीक है? अब उन्हें कैसे सेलेक्ट किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सारी चीज़ें हमारी जो एक्ट है उसमें दे रखी होती हैं, जो कंपनी एक्ट 2013 है, या फिर जो कंपनी ने अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिया है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का डॉक्यूमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होगा, क्या उसकी पावर होंगी, वो सब कुछ मेंशन रहता है। तो हर कंपनी, जो भी हमारी कंपनी होती है, उसके पास डायरेक्टर होते हैं। तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बताया गया है कि हर कंपनी के पास, हमारे एवरी कंपनी शैल हैव द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। कुछ मिनिमम डायरेक्टर कंपल्सरी होते हैं। ये हमारा एक सेक्शन आता है कंपनी एक्ट का, सेक्शन 149 कंपनी एक्ट। तो कंपनी एक्ट के सेक्शन 149 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर हर कंपनी को अपने रखने पड़ेंगे। इतने मिनिमम नंबर डायरेक्टर होने ही चाहिए। जैसे बताया गया है कि पब्लिक कंपनी है अगर कोई, तो 3, कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। अगर कोई 1 पर्सन कंपनी है तो हमारा 1 डायरेक्टर होना चाहिए। मिनिमम 1 डायरेक्टर, मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम के लिए बताया गया है कि मैक्सिमम हमारे 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है? तो हम किसी भी कंपनी में कितने डायरेक्टर लेके आ सकते हैं? 15 डायरेक्टर हम बना सकते हैं। नियम तो हमने देख लिए कि पब्लिक कंपनी के लिए 3, प्राइवेट के लिए 2, 1 पर्सन कंपनी के लिए 1 डायरेक्टर कंपल्सरी है मिनिमम। मैक्सिमम हम 15 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, 15 डायरेक्टर। इसके अंदर एडिशनल डायरेक्टर भी अटैच होते हैं, ठीक है? मतलब इनमें एडिशनल डायरेक्टर को लगा के टोटल 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा केस आता है कि 15 से ज़्यादा भी अपॉइंट करने पड़े, तो उसके लिए भी प्रोविज़न है, ठीक है? उसके लिए भी कंपनी लॉ के अंदर प्रोविज़न है कि अगर हम रिज़ॉल्यूशन पास करके 15 से ज़्यादा डायरेक्टर को भी हम बना सकते हैं। वरना हमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर को ध्यान रखना पड़ेगा। अलग-अलग कंपनी के अकॉर्डिंग हमारे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर हो गए और मैक्सिमम हमारे 15 हो गए, ठीक है? और उसके अंदर कंडीशन दी है कि हमारा एट लीस्ट 1 डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो स्टे इन इंडिया फॉर टोटल पीरियड ऑफ एट लीस्ट 182। जो प्रीवियस ईयर है उसके अंदर 182 2 डेज़ के अंदर क्या हो, वो इंडिया में रहा हो। ऐसा कोई डायरेक्टर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे डायरेक्टर बाहर रहने को, एट लीस्ट 1 डायरेक्टर तो ऐसा होना ही चाहिए। तो हर लिस्टेड कंपनी, जो भी हमारी लिस्टेड कंपनी या अदर पब्लिक कंपनी होती हैं, जो हमारी टोटल लिस्टेड कंपनी है और अदर टाइप की जो पब्लिक कंपनियां होती हैं, उनके लिए कंपलसरी होता है इस एक्ट के अंदर, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, कि वो एट लीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी ही कंपनी, ठीक है? एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना कंपलसरी है। इसके अलावा एक डायरेक्टर ऐसा अपॉइंट किया जाएगा जिसको जिसको स्मॉल शेयर होल्डर द्वारा इलेक्ट किया जाएगा।
तो हर लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी हमने देखा कि वहाँ पर एक वुमेन डायरेक्टर कंपल्सरी है और इन्हीं कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर जो स्मॉल शेयर होल्डर के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। मतलब एक इलेक्टेड डायरेक्टर बोल सकते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर क्या है? जिनके जो टोटल शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है, वो 20,000 से कम है। मतलब 20,000 से ज़्यादा नहीं है, 20,000 से कम ही है। इसके अलावा जो लिस्टेड कंपनियाँ हैं, लिस्टेड पब्लिक कंपनियाँ, उनके लिए ये हमारी क्लॉज़ दिया गया कि उनके पास एट लीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या होने चाहिए एज़ ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अपॉइंट किए जाएँगे और मिनिमम कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हैं? जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर हैं, उसका 1/3, ठीक है? जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए, ठीक है? ये कंपल्सरी है हमारा। इसके अलावा हम देखते हैं जो 2014 में जो रूल बना है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर का कंपनी एक्ट के अंदर, ठीक है? जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिली है कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कैसे-कैसे डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक क्या-क्या डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन रहेगी, उसमें हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन आती है कि जो एक डायरेक्टर है, वो ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्टर एक ही कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है। तो उसके लिए भी कंडीशन दी है कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप कितनी हो सकती हैं? मतलब एक पर्सन कितनी नंबर ऑफ कंपनीज़ के अंदर डायरेक्टरशिप सँभाल सकता है। तो उसमें 20 कंपनी फिक्स कर दिया गया है, मैक्सिमम 20। मतलब एक पर्सन जो है 20 कंपनी से ज़्यादा कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो सकता। 20 कंपनी से ज़्यादा की डायरेक्टरशिप नहीं सँभाल सकता, ठीक है? तो जो भी हमारे डायरेक्टर होते हैं, एक कंडीशन हमारी आती है कि कैसे उनको अपॉइंट किया जाएगा। तो उनका अपॉइंटमेंट क्या होगा? एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में वो डायरेक्टर अपॉइंट किए जाएँगे और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारा है, वो एडिशनल डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकता है। ठीक है? अपॉइंट की कंडीशन आती है, अपॉइंट कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन आती है, एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है? तो अगर किसी पर्सन को डायरेक्टर बनना है, डायरेक्टर के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कंपल्सरी होता है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, ठीक है? बनाने के लिए। अब ये हमारा डीआईएन नंबर है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन मिलता कहाँ से है? तो ये हमारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट के थ्रू फैसिलिटेट करती है इसको कि एक एप्लीकेशन कि आप एक एप्लीकेशन दो, फैसिलिटेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डीआईएन नंबर, ठीक है? तो एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, एप्लीकेशन सबमिट करानी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो एक हमारी आती है वेबसाइट, पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का। यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ठीक है? अपॉइंटमेंट अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए। तो वहाँ पर हमें अप्लाई करना पड़ता है और अप्लाई करने के बाद में क्या होता है, हमें डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है। तो एवरी पर्सन प्रपोज्ड टू अपॉइंटेड एज़ अ डायरेक्टर सेल्फ फर्निश। तो जिस पर्सन को भी डायरेक्टर बनाया गया है, जिस पर्सन को भी डायरेक्टर बनाया जा रहा है, उसे सबसे पहले अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बताना ही पड़ेगा। इसके अलावा उसे वो डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, मतलब डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ही इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बी ए डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट। तो उसे इस चीज़ की डिक्लेयर, पहली चीज़ उसे अपना डायरेक्टर अगर किसी पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है या वो उसने प्रपोज़ किया है डायरेक्टर बनाने के लिए, ठीक है? डायरेक्टर के लिए अप्लाई किया है, डायरेक्टर के लिए प्रपोज़ किया गया है। तब हमारा क्या होगा, उसे सबसे पहले अपना डीआईएन नंबर बताना होगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बताना होगा। इसके बाद में एक डिक्लेरेशन भरना होगा जिसके अंदर उसे बताना होगा कि वो डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं है, ठीक है? जो हमारे इस एक्ट के अंदर, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो हमारे क्लॉज़ है, उन क्लॉज़ के अकॉर्डिंग वो डायरेक्टर बन सकता है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं। अगली चीज़, तो अब एक किसी पर्सन को, मतलब अब जो भी पर्सन है हमारे इसके अंदर क्या हो गया, अब क्वालिफाइड हो गया। अब उसके अंदर कुछ कंडीशन होती हैं कि एक पर्सन अगर अनसाउंड माइंड का है, अगर इंसॉल्वेंट है, मतलब दिवालिया घोषित हो चुका है वो, या उसकी कोई प्रोसीडिंग चल रही है, दोनों चीज़ें आएँगी, या फिर वो किसी केस में कन्विक्ट हो चुका है, तो वो हमारा क्या होगा, डायरेक्टर के लिए एलिजिबल नहीं है, वो डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए वो पर्सन एलिजिबल नहीं रह जाता। या इसके अलावा हमारा जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी है, वो प्रोवाइड करता है प्रोविजन रिलेटेड टू रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर। ठीक है? अब डायरेक्टर क्या वाला हमारे डिस्क्वालिफिकेशन, अब हम देखते हैं डायरेक्टर के लिए रिटायरमेंट। डायरेक्ट रिटायरमेंट कैसे होगा? जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी है, उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग डायरेक्टर का रिटायरमेंट होता है हमारा। अगला टॉपिक हम देखते हैं ऑडिटर। तो कंपनी के लिए जैसे डायरेक्टर एक पोस्ट है, तो इसके साथ-साथ एक पोस्ट और होती है जिसको हम बोलते हैं ऑडिटर। ऑडिटर का काम होता है कि जैसे एक कंपनी ने अपना कोई ऑब्जेक्ट सेट किया कि हमें इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें चलना है। उसने आईपीओ वगैरह जारी किया अपना सब कुछ, इनिशियल पब्लिक और पब्लिक से फंड उठाए। अब ऐसा तो नहीं है कि वो पब्लिक के फंड का मिसयूज़ कर रही है, उसने जो ऑब्जेक्टिव बताया है, जिस टारगेट के लिए फंड लिए हैं, उनका मिसयूज़ कर रही है, ठीक है? या फिर यहाँ पर उसके प्रोस्पेक्टस के अंदर चीज़ें कुछ और हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है, उसने दिखा कुछ और रखा है लोगों को।
ठीक है? तो ये सारी चीज़ें तो नहीं है, तो उसके लिए कंपनी के अंदर ऑडिटर बनाए जाते हैं। ठीक है? ऑडिटर का काम होता है यही चीज़ देखना। जैसे हमने हेट स्टोरी फर्स्ट मूवी एक आई थी, ठीक है? उसके अंदर उसका पूरा दिखाया था कि उसके अंदर जो कंपनी के अंदर जो पूरा चल रहा है, कंपनी का जो पूरा प्रोसीजर चल रहा है, कंपनी मतलब एग्ज़िस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी कंपनी का प्लांट एग्ज़िस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी कंपनी चल रही है। तो इन सब चीज़ों को चेक करने का काम होता है ऑडिटर का। ऑडिटर देखता है कि उसके जो शेयर होल्डर हैं, उसके जो इन्वेस्टर हैं, उनके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, ठीक है? और ये ज़िम्मेदारी होती है सरकार की, गवर्नमेंट की। इसी वजह से कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ये कंपल्सन है ऑडिटर बनाना। तो जिसे हम जो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो फर्स्ट ऑडिटर होता है, जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है, जो फर्स्ट ऑडिटर होता है, वो अपॉइंट किया जाता है कैग के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है विदिन 60 डे फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब हमारी हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसके 60 दिन के भीतर-भीतर क्या होगा, कैग एक पर्सन को अपॉइंट करेगा एज़ ए फर्स्ट ऑडिटर, या इसके अलावा जो हमारी अलग कंपनियाँ होती हैं, मतलब गवर्नमेंट कंपनियाँ नहीं हैं। ठीक है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अदर कंपनी, जो गवर्नमेंट कंपनियाँ नहीं है, शैल अपॉइंट ए इंडिविजुअल, या तो किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट करेंगी, या फर्म, हमारी फर्म होती है उसको अपॉइंट किया जाएगा एज ए फर्स्ट ऑडिटर विद इन 30 डे। मतलब जिस डेट से कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम है कि वो किसी इंडिविजुअल को या फर्म को क्या करे, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेगी। ठीक है? और इसका हमारा रहेगा विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ मेंबर एट फर्स्ट एजीएम। इसके अलावा जो हमारा ऑडिटर बनाया गया है, वो जो उसको फर्स्ट एजीएम जो होगी, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उसके अंदर जो मेंबर होंगे हमारी कंपनी के, उन मेंबर के द्वारा रेक्टिफाई किया जाएगा उसको, ठीक है? कि इस ऑडिटर को हमने अपॉइंट किया है। तो हमारा ऑडिटर को क्या मिल गया, ऑडिटर को यहाँ पर एक लीगल टर्म, या हमारे क्या हो गया, लीगल रिकॉग्निशन मिल जाता है। ठीक है? अब ऑडिटर जो हमारा ऑफिस जो होल्ड करता है, ठीक है? ऑडिटर होल्ड ऑफिस फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ दैट एजीएम। जब एजीएम में उसको रेक्टिफिकेशन मिल गया, अपना काम वो स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसके अलावा वो क्या करेगा, टिल द कंक्लूजन 6 एजीएम, मतलब छठी जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी, तब तक वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है। या फिर अगर वो दोबारा उस कंटिन्यू होना है, तो उसको अगली जो 6 होगी इसके बाद में, जब तक हमारा रहता, हर 6 के बाद में ऐसे ही बनता जाएगा। जो 6 सीजीएम होगी, उस पे वो क्या रहेगा, रिअपॉइंट होता जाएगा। ठीक? अब हमारा ऑडिटर बन कौन सकता है? तो इसके लिए हमारा वर्ज़न होता है चार्टर अकाउंटेंट। ठीक है? तो ओनली ये चार्टर अकाउंटेंट, अगर इंडिविजुअल पर्सन है वो तब। अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन को अगर ऑडिटर अपॉइंट किया गया है तब, तो वो क्या होगा, वो चार्टर अकाउंटेंट होगा, तभी उस पर्सन को ऑडिटर बनाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी फर्म को ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, तो वहाँ पर क्या है कंडीशन, कि मेजॉरिटी ऑफ सीएस, जितने भी हमारे यहाँ चार्टर अकाउंटेंट हैं, वहाँ पर उनकी मेजॉरिटी जो होगी, वो इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया से बाहर वो प्रैक्टिस करते हैं, इंडिया से बाहर वो चार्टर अकाउंट का काम करते हैं, और इंडिया के किसी फर्म के अंदर वो ऑडिटर हैं। ठीक है? तो किसी अगर फर्म के अंदर कोई ऑडिटिंग का काम अगर दिया जाता है किसी फर्म को, किसी कंपनी का, तो उसके मेजॉरिटी ऑफ सीए जो रहेंगे, वो इंडिया के अंदर ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है? तो उन्हीं को क्या होगा, एज़ अ ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। और हर ऑडिटर का क्या होगा, एक अपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या है, वो ऑडिट करता है। तो जब ऑडिटर का काम क्या होता है, ऑडिटर का काम होता है कंप्लीट ऑडिट करना, कि कहीं कोई, तो वो ऑडिट करेगा कैसे? तो ऑडिट करने के लिए उसके पास पावर होती है, वो एक्सेस कर सकता है किसी भी टाइम बुक ऑफ अकाउंट, कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट हैं, वाउचर हैं, इन्फॉर्मेशन है, एक्सप्लेनेशन है, या फिर इंक्वायरी ऑफ सच मैटर, ठीक है? जो वो ज़रूरी समझे उनको क्या है, वो एक्सेस कर सकता है। और वो किसी भी पर्सन के पास अगर कोई रिपोर्ट है, उसको वो एक्सेस कर सकता है, चाहे वो कंपनी के अंदर किसी भी पोस्ट पर बैठा हो, ठीक है? ऑडिटर का काम है कंप्लीट क्या होगा, एक रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट ऑन अकाउंट और एग्ज़ामिन्ड बाय हिम। ठीक है? इसके अलावा क्या होगा, उस रिपोर्ट के ऊपर ऑडिटर सिग्नेचर करता है, और वो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देता है। अब क्या होगा, अगर उसने देखा ऑडिटर ने कि कंपनी के अंदर कंपनी का जो शेयर अलॉट कर रखे हैं, लायबिलिटी है, वो कंपनी पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर रही है उसको। कंपनी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कंपनी कुछ फ्रॉड क्रिएट कर रही है। तो अगर ऑडिटर को इस टाइप की कोई भी चीज़ दिखाई देती है ऑडिट करते टाइम, तो उसको कम रहेगा उस चीज़ की पूरी रिपोर्ट बनाना, और विदिन 60 डे सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगी। कोई ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि ये प्रॉब्लम चल रही है। अभी लास्ट कुछ टाइम पहले भी देखा गया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सीए को बोला था, कि जो चार्टर अकाउंटेंट के लिए बोला था, कि वही चार्टर अकाउंटेंट जो हैं, वो ऑडिटर का काम सही से नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और इसकी वजह से कंपनी काफ़ी फ्रॉड कर पा रही हैं।
तो मतलब उनको मोरल वैल्यू एक बार याद दिलाने के लिए चार्टर अकाउंट के लिए भी बोला गया था। तो इनका यही काम होता है कि जो भी रिपोर्ट है, जो भी कंपनी के अंदर चल रहा है, उसके एसेट कितने हैं, उसका लोन कितना है, वो पूरी तरह से क्लैरिफ़ाई करें। ऐसा तो नहीं है कोई झूठ बोला जा रहा है कोई, अपने शेयर होल्डर, अपने इन्वेस्टर के साथ झूठ बोला जा रहा है, ठीक है? या फिर जो फंड रेज़ किए जा रहे हैं, उनका सही यूटिलाइज़ेशन नहीं हो रहा है, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है, उसको ऑडिटर का काम है वो ऑडिट करना। जो सरकार का जो ऑडिट करती है, वो एजेंसी है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो पूरी गवर्नमेंट का भी ऑडिट होता है। गवर्नमेंट के जितने काम होते हैं, उन सबका भी ऑडिट होता है। तो ये था हमारा ऑडिटर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू।